हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्वीट एंजल पर। मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी के सीजन 2 में एपिसोड नंबर 17। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और मैंने प्लेलिस्ट बनाई है इस स्टोरी की और सीजन 1 की भी। अगर आप स्टोरी को पार्ट 1 से सुनना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्लिक करें और आपको सभी पार्ट वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। माहिर ने एटीट्यूड के साथ कहा, तुम्हारी मम्मी ही मुझे यहाँ लेकर आई है और उन्होंने ही कहा है कि अगले 10 दिन तक उनके साथ यहाँ रह सकता हूँ। और भी कोई डाउट है तुम्हारा प्रीत? इतना हमने कल देखा था, अब आगे। प्रीत को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी मम्मी खुद माहिर को यहाँ लेकर आई थी, पर वो इतना तो समझ गई थी कि माहिर ने जरूर कोई बहुत बड़ी तिगड़म भिड़ाई है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वो चौंकते हुए बोली, मतलब वो हैप्पी तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, तुम ही थे मेरे वो जान पहचान वाले? हैप्पी का जिक्र प्रीत के मुंह से सुनकर माहिर ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, ओ वो लड़की मुझे कुछ अजीब ही लगी, हर वक्त मुझे देखती रहती है। माहिर बोले ही जा रहा था, वहीं प्रीत के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, ओ नो, कहीं हैप्पी को अगर पता चल गया कि तुम मेरे कौन लगते हो तो वो तो पूरे खानदान में इस बात का ढिंढोरा पीट देगी। माहिर ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, हाँ तो उसमें बुरा क्या है? अगर वो नहीं तो मैं ही ऐसा कर दूंगा, बल्कि मैं तो अभी जाकर तुम्हारी मोम को सब बताता हूँ कि तुम मेरी क्या लगती हो। कहकर माहिर जैसे ही वहां से जाने लगा तभी प्रीत ने जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते हो मेरी मम्मी को। अगर उन्हें पता चला ना कि मैंने अपना कोई बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है और वो बॉयफ्रेंड तुम ही हो, तो तुम्हें नहीं जानते कि ये शादी का बैंड तो बाद में बजेगा, उससे पहले ही मेरी मम्मी ही मेरी बैंड बजा देगी। माहिर ने कहा, देखो आज नहीं तो कल ये बात तो सबको पता चलनी ही है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? और तुम्हारी मम्मी मुझे पसंद करती है, बल्कि वो तो खुश होगी कि इतना हैंडसम और सुंदर सा लड़का फ्यूचर में उसका दामाद बनने वाला है। प्रीत ने अपना माथा पीटते हुए कहा, ओ मेरी मम्मी के फ्यूचर दामाद, तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे घर में लव मैरिज नहीं होती, सारी अरेंज मैरिज होती हैं। बल्कि मेरी मम्मी ने तो मेरे लिए लड़का भी ढूंढ रखा है और उसमें ही वो अपना फ्यूचर दामाद देखती है। प्रीत अपने ही फ्लो में बोले जा रही थी। वहीं प्रीत की बात सुनकर माही ने उसकी बाहों को पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रखा है और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो प्रीत? प्रीत ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था, वो तो मुझे खुद यहाँ आकर पता चला, इसीलिए तो मम्मी बार बार मुझे भी साथ लेने के लिए जिद कर रही थी ताकि वो लड़के वाले की फैमिली को मुझे दिखा सके। माहिर ने झटके से प्रीत को छोड़ा और उसकी तरफ पीट करके अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने बालों में हाथ फेरा और वापस प्रीत की तरफ पलटते हुए कहा, क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी इतनी कम एज में करवा देगी क्या? तो प्रीत ने माहिर को समझाते हुए कहा, नहीं मेरी अभी शादी नहीं हो करेंगे, बल्कि वो सिर्फ मेरा रोका करने की कह रही थी और शादी जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब। प्रीत ने लास्ट की बात धीरे से कही क्योंकि वो जानती थी कि ये बात सुनकर माहिर का गुस्सा भड़क जाएगा और आखिर ऐसा ही हुआ। माहिर ने प्रीत को अपने करीब करते हुए एक बार फिर गुस्से से कहा, तो तुमने अपनी मम्मी को मना नहीं किया? प्रीत ने बेचारी वाली शक्ल बनाते हुए कहा, भला मैं कैसे मना कर सकती हूँ? हमारे यहाँ लड़कियाँ अपनी शादी की बात अपने घर की बड़ों से नहीं करती, बल्कि जो घर के बड़े चाहते हैं वही होता है। मैंने तुम्हें कहा ना, हमारे यहाँ लव मैरिज नहीं होती, अरेंज मैरिज होती है, और वो भी बड़ों की मर्जी से। प्रीत की बात सुनकर माहिर का तो मन कर रहा था पहले तो वो उसे लड़के को ढूंढ कर ठिकाने लगा दे और फिर प्रीत के परिवार वालों से खुद जाकर बात करे। उसने प्रीत के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, वैसे वो लड़का कहाँ रहता है? प्रीत ने अपनी बाहें छुड़ाते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने कौन सा उसे पहले मिली हूँ। वो तो मम्मी कह रही थी कि वो भी शादी में आने वाला है, बल्कि कुछ दिनों बाद मैं खुद उससे पहली बार मिलूंगी। माहिर ने उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहा, तुम उससे मिलोगी? बड़े डेस्परेट हो रही हो उससे मिलने के लिए? प्रीत ने उसे समझाते हुए कहा, अब जाहिर सी बात है वो भी इस घर में आकर रहेगा तो मिलना जुलना तो होगा ना। पर तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में अपने पापा से बात करूंगी। मेरे पापा मेरी मर्जी के बिना मेरा रिश्ता होने ही नहीं देंगे। माहिर ने अपनी आइस रोल करते हुए उसे फ़ोन देते हुए कहा, ठीक है, तुम जल्दी से जल्द अपने पापा से बात करो और उन्हें साफ कह दो कि तुम ये शादी करनी ही नहीं चाहती, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे पर्सनली उस लड़के से मिलना होगा, और अगर मैं उस लड़के से मिला तो उसके परिवार वालों भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। प्रीत ने कन्फ्यूजन से पूछा, मतलब तुम्हारा मतलब क्या करने वाले हो तुम उसके साथ? देखो मैं तुम्हें कह देती हूँ, इस शादी में मुझे किसी तरह का हंगामा नहीं चाहिए। तो माहिर ने अपने हाथ बांधे हुए एक मिस्टेरियस स्माइल के साथ कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ प्रीत, इस शादी में किसी तरह का हंगामा नहीं होना चाहिए, इसीलिए तुम वही करो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है, वरना तुम तो मुझे जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। माहिर की बात सुनकर प्रीत ने मुंह बनाते हुए मन ही मन कहा, मैंने इसका नाम सही रखा है, डेविल राय कपूर। फिर उसने माहिर से कहा, और तुम हैप्पी से दूर रहना, तुम्हें नहीं पता
तुम्हें देखकर तो उसने फ्यूचर के कई सारे सपने भी सोच लिए हैं। वैसे हैप्पी अच्छी लड़की है, पर मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे लिए सीरियस हो, इसीलिए जितना हो सके तुम उससे दूर ही रहना। तो माहिर ने भी एक फेक स्माइल के साथ कहा, और तुम भी उस लड़के से दूर रहोगी, समझी? और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हैप्पी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँगा, और बल्कि सबके सामने हैप्पी का हाथ भी मांग लूँगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसा कहकर माहिर सीटी बजाते हुए वहाँ से निकल गया। प्रीत ने उसे जाते हुए देखा और अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, अब यहाँ मैं शादी इंजॉय करूँ क्या ये सब? बाबा जी, कहाँ फंसा दिया तुमने मेरी लाइफ में एक छोटी सी जान क्या क्या संभाले। वहीं हैप्पी ब्लैक कॉफ़ी का कप पकड़े हुए माहिर के रूम की तरफ ही जा रही थी कि तभी सामने की तरफ से आ रहे माहिर को देखकर जैसे ही वो थम सी गई। माहिर ने इस वक्त ब्लैक कलर का ट्राउजर और ब्लैक वेस्ट पहनी हुई थी, जिसमें उसके बाइसेप्स और मस्कुलर बॉडी बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। पसीने से उसके बाल भीगे हुए थे और इस वक्त वो अपना एक हाथ पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़े हुए अपने उसी की तरफ आ रहा था। माहिर को ऐसा देखकर हैप्पी को तो अपनी ख्वाबों की दुनिया में ही उड़ान लगानी थी और धीरे से खुद से ही बोली, बाय गॉड, क्या लड़का है ये, एकदम कहर ही है। कहने के साथ ही हैप्पी ने अपना गला तराश किया और खुद से ही कहा, हाय हैप्पी, कैसे भी करके तुझे सोने मुंडे को पटाना ही होगा, कहीं ये तेरे हाथ से निकल ना जाए। हैप्पी अपने ही ख्यालों में गुम थी कि माहिर ने जब हैप्पी को ऐसे वहाँ खड़ा हुआ देखा तो उसके चेहरे के आगे अपना एक हाथ हिलाते हुए कहा, ओ हेलो, तुम्हें क्या हुआ? तो तभी हैप्पी अचानक ही अपने होश में आई और हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो माहिर ने पूछा, यहाँ क्यों खड़ी हो? हैप्पी ने शर्माते हुए कॉफ़ी का मग जो उसके दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था माहिर के सामने करते हुए कहा, मैं आपके लिए ये लेकर आई थी, आप ब्लैक कॉफ़ी ही पीते हैं ना, इसीलिए। माहिर ने पहले हैप्पी के चेहरे की तरफ देखा और फिर उसके हाथ में पकड़े हुए कॉफ़ी मग की तरफ। उसने उसके हाथ से कॉफ़ी मग लेते हुए कहा, थैंक यू फॉर दिस, कहकर उसने कॉफ़ी का एक सिप लिया और अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा दिया। तभी हैप्पी ने उसे पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, आपने बताया नहीं ये कॉफ़ी कैसी बनी है? मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। हैप्पी की बात सुनकर माहिर ने पलट कर उसकी तरफ देखा और फिर कॉफ़ी का मग दिखाते हुए कहा, इट्स वेरी नाइस, थैंक यू, कहकर वो वापस मुड़ा और अपने रूम में चला गया। वहीं माहिर के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर हैप्पी का तो एक्साइटमेंट लेवल एकदम आसमान छू गया। वो अपनी जगह से उछलते हुए बोली, उसने मेरी तारीफ की, पहली बार मेरी तारीफ की, वाओ हैप्पी, पहला स्टेप कंप्लीट, अब सेकंड स्टेप के लिए तैयार है। तभी पीछे से प्रीत की आवाज़ आई, कौन से सेकंड स्टेप की बात कर रही है तुम हैप्पी? प्रीत की बात सुनकर हैप्पी ने उसकी तरफ देखा और जल्दी से उसके पास भागते हुए आई और उसके गले लगते हुए बोली, तुम्हें पता है उस लड़के ने पहली बार मेरे हाथ की बनी ब्लैक कॉफ़ी की तारीफ की, तो ये तो था पहला स्टेप, अब सेकंड स्टेप। उसके बारे में कुछ सोचते हुए हैप्पी ने प्रीत से कहा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ, कहकर वो प्रीत का हाथ पकड़े हुए उसे अपने साथ ले गई और उसके रूम में ले आई। प्रीत ने उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो और तुम कौन सा सेकंड स्टेप यूज करने वाली हो उस लड़के के लिए? प्रीत समझ गई थी कि वो लड़का माहिर ही है, इसलिए उसने जलन भी हो रही थी। हैप्पी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, तुझे पता है कल हल्दी का फंक्शन है और मैं इतनी अच्छी से तैयारी करूंगी खुद को कि उनकी नज़र मुझसे तो हटेगी ही नहीं। हैप्पी ने खुश होते हुए कहा। तो प्रीत ने चिढ़ते हुए कहा, हैप्पी यही रुक जा, अगर तेरी मम्मी को पता चला ना तुझे पीले से नीला कर देगी वो, समझी? तुझे पता ना है ना, हमारे खानदान में लव मैरिज नहीं होती हैं, सिर्फ अरेंज मैरिज होती हैं। हैप्पी ने मुंह बनाते हुए कहा, पर मुझे नहीं करनी अरेंज मैरिज, मैं तो लव मैरिज करूंगी, वो भी उसी से, तू ही करना अरेंज मैरिज, उस जलंधर वाले लड़के से जो कल ही आ रहा है। प्रीत ने शॉक्ड होते हुए कहा, क्या कल आ रहा है? पर वो तो शादी वाले दिन आने वाला था ना। हैप्पी ने कहा, नहीं प्रीत, वो कल आ रहा है और अगर बात बन गई तो तुझे पता है घर वालों ने क्या तय किया है कि तेरा रोका भी कर देंगे और शादी तेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद। ये सुनकर तो प्रीत जैसे सदमे में ही चली गई। उसने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ होगा। उसे तो लग रहा था जैसे सब घर वाले मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं जिसके बारे में उसे पता ही नहीं है। वो बेड से खड़ी हुई और गुस्से से बोली, मैं अभी जाकर मम्मी से बात करती हूँ, उन्होंने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। हैप्पी ने उसका हाथ पकड़कर वापस बेड पर बैठाते हुए कहा, अरे इतना भड़क क्यों रही है, लड़का वाकई बहुत अच्छा है और उसकी बहुत अच्छी नौकरी भी है, मैं तो कहती हूँ उसी से शादी कर लेना, खुश रहेगी। प्रीत ने उसे बेड पर धकेलते हुए कहा, तो तू क्यों नहीं कर लेती उससे शादी? और सुन, तू ना उस माहिर से दूर रहा कर, समझी, वरना मैं सीधा जाकर तेरी मम्मी को सब बता दूंगी, कहकर प्रीत रूम से बाहर चली गई। वहीं हैप्पी ने कन्फ्यूजन से अपना सिर झुलझुलाते हुए कहा, इसे कैसे पता कि उस लड़के का नाम माहिर है? नहीं, ये कहीं उस लड़के से मिली तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो मेरा तो कुछ चांस ही नहीं है। तो दोस्तों, प्रीत और हैप्पी के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है, इसे देखकर तो बड़ा मज़ा आने वाला है और थोड़ी सी झलक आपको रणवीर के डेविल अवतार की भी देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो बेड से खड़ी हुई
और गुस्से से बोली, मैं अभी जाकर मम्मी से बात करती हूँ, उन्होंने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। तभी वो चौंकते हुए बेड से खड़ी हुई। अगर माहिर ने प्रीत को देख लिया तो प्रीत पहली बाजी मार जाएगी। मुझे कैसे भी करके प्रीत को उस माहिर से दूर रखना होगा। माहिर सिर्फ मेरा ही होगा। हाँ। अभी का एक ऑटो से बाहर आई और एक दुकान की तरफ बढ़ गई। दरअसल उसकी मम्मी ने इस बाजार में उसे कुछ सामान लेने के लिए कहा था। अभी का सामान हाथ में पकड़े हुए अभी रोड पर आई थी कि तभी उसकी नज़र सामने खड़ी कार पर गई जिसमें आयुष बाहर आ रहा था। आयुष को देखकर अविका की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और जल्दी से उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, आयुष यहाँ क्या कर रहे हैं, और अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो फिर से मुझे परेशान करेंगे। तभी अविका के दिमाग में कुछ आया और वह अपने हाथों में पकड़े हुए सामान को लेकर वापस दुकान में घुस गई और सारे सामान को काउंटर पर रखते हुए दुकान मालिक से बोली, भैया आप ये सामान कुछ देर के लिए यहीं रख सकते हो। वो क्या है ना, मुझे कुछ ज़रूरी सामान है और ख़रीदना है तो मैं वह लेकर आती हूँ और फिर आपसे आकर ले जाऊंगी। दुकान मालिक ने कहा, कोई बात नहीं, सामान यहीं रख दो, आप वापस आकर ले जाना। अविका ने जल्दी से अपने दुपट्टे से अपने मुंह को अच्छे से कवर किया और दुकान से बाहर निकल गई। अभी वो 2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी वह आयुष से टकराते टकराते बची जो इस तरफ ही आ रहा था। आयुष उसे सॉरी बोलने ही वाला था पर अविका बिना उसकी तरफ देखे ही आगे बढ़ गई। आयुष को थोड़ा अजीब लगा और उसने मन ही मन कहा, कमाल है, कहाँ तो लड़कियाँ खुद से सॉरी कभी नहीं बोलती हैं और जब मैं खुद सॉरी बोल रहा हूँ तो उसने मेरी सुनी ही नहीं। खैर छोड़ो, पहले तो मैं अपने वाली को ढूंढता हूँ। पता नहीं मुझे देखकर वापस अंदर क्यों चली गई ये लड़की भी ना। कहकर आयुष दुकान में चला गया पर उसे अविका अंदर कहीं नजर नहीं आई। तो उसे दुकान वाले से पूछा, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर लड़की आई थी ना, वह कहाँ गई। वो दुकान मालिक अपना खाता चेक कर रहा था। उसने नज़र उठाकर आयुष की तरफ देखा और कहा, उसे तो कोई और काम था तो वो वहीं चली गई। वैसे आप कौन हैं। तो आयुष उसकी बात का जवाब दिए बिना ही दुकान से बाहर आ गया और अपनी कार पर हाथ रखकर आसपास अविका को ढूंढते हुए बोला, ये लड़की अभी तो दुकान के अंदर ही थी पर अब कहाँ चली गई। और मेरे सामने तो दुकान में ही घुसी थी पर बाहर आते तो मैंने उसे नहीं देखा। आयुष अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग की घंटी बजी और वह हैरान होते हुए बोला, मतलब वो लड़की अभी यहीं थी और मुझसे बचने के लिए उसने अपने चेहरे को कवर किया हुआ था। तभी मैं कहूँ उसने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। आयुष अब अपने बालों में हाथ फेरते हुए आसपास अविका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वहीं अविका थोड़ी ही दूरी पर एक दीवार के सहारे सटकर आयुष से बचने की कोशिश कर रही थी। अविका ने आयुष की तरफ देखा लेकिन जैसे ही आयुष की नज़र उस तरफ आ गई अविका एक बार फिर से दीवार की साइड छुप गई। अविका ने खुद से ही कहा, ये वहीं खड़े क्यों हैं, जा क्यों नहीं रहे। मम्मी ने सामान लेकर जल्दी घर आने के लिए कहा था, अगर देरी हो गई ना तो मुझे डांट और पड़ेगी। अब ये जाएं तो मैं अपना सामान भी उठाऊं। तभी आयुष ने अपने कदम इस तरफ बढ़ा दिए। अविका ने एक बार फिर से उसे देखने की कोशिश की लेकिन इस बार आयुष ने अविका को देख लिया था क्योंकि वो अविका के चेहरे पर बंधे हुए दुपट्टे से पहचान गया कि ये वही लड़की है जो अभी दुकान से बाहर उसे टकराई थी। आयुष ने अपने कदम की स्पीड तेज कर दी। वहीं अविका ने जब आयुष को अपनी तरफ आते हुए देखा तो एकदम घबराहट से अपनी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से वहां से ऑटो लेने के लिए भागी लेकिन उससे पहले ही आयुष ने आकर अविका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, कार की तरफ खींचते हुए कहा, मुझसे बचकर कहाँ भाग रही हो तुम, और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं। अविका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो मैं तुम्हें नहीं जानती, कौन हो तुम। आयुष ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानती, सच में तुम्हें क्या लगता है कि तुमने दुपट्टे से अपना चेहरा ढका हुआ है तो मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं। अविका ने एक बार फिर से अनजान बनते हुए कहा, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं, मैं तो कोई और ही हूँ। आयुष ने अब झटके से अविका के चेहरे से दुपट्टे को हटाते हुए कहा, अब क्या बोलोगी तुम कि ये चेहरा भी तुम्हारा नहीं है। तुम अपने फेस को कवर कर सकती हो पर आवाज़ को नहीं। अपनी पोल खुलते देखकर अविका को समझ ही नहीं आया कि वो अपना बचाव कैसे करे। आयुष ने अपने हाथ बांधते हुए पूछा, अब बताओ मुझसे बचकर के भाग रही थी। अविका ने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, वो तो बस मैं ऐसे ही, वो क्या है ना, मुझे घर जाने को देरी हो रही है और अगर आप मुझे देख लेते तो मुझे और देरी हो जाती। तभी उसे याद आया कि उस दुकान में सामान भी उठाना है। वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान, मुझे तो जल्दी घर जाना था, मम्मी ने जल्दी आने के लिए कहा था। कुछ कहकर अविका उस दुकान की तरफ भागी। आयुष ने उसे जाते हुए देखा और उसके पीछे पीछे ही चला गया। अविका ने सामान उठाया और जैसे ही दुकान से बाहर आई आयुष ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अविका ने कहा, नहीं नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो आयुष ने उसके हाथ से सामान देते हुए कहा, मेरे होते हुए तुम क्यों जाओगी, और फिर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो तुम्हारी हेल्प करना तो मेरा फर्ज बनता है। कहकर आयुष ने बिना अविका के जवाब का इंतजार किए ही अपने कदम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। अब अविका भी आयुष के साथ जाना ही पड़ा। आयुष ने सारा सामान पीछे वाली सीट पर रखा और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अविका भी आयुष की कार के फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। रणवीर की गाड़ी एक विला के सामने आकर रुकी। गार्ड्स ने उसे अंदर जाने से रोकने की बहुत कोशिश की पर रणवीर ने अपनी कमर से गन निकालकर उसके फोरहेड पर रखते हुए कहा, चुपचाप अपना मुंह बंद करके कोने में खड़े हो जाओ वरना यही निपटा दूंगा। उस गार्ड को दोबारा हिम्मत नहीं हुई रणवीर को रोकने की क्योंकि जान है तो जहान है, ये सोचकर वो चुपचाप दूसरी जगह खड़ा हो गया। वहीं रणवीर, जिसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी, वो अपने कदम बढ़ाते हुए विला के अंदर चला गया। इस वक्त रणवीर हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा कलर
ब्लैक कलर के कपड़ों में ही था, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम डेविल से कम नहीं लग रहा था। रणवीर का ऑरा आज भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डार्क था, जिससे अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती थी। रणवीर हॉल में आया और आकर सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ गया और अपनी गन को देखते हुए तेज आवाज़ में कहा, खन्ना बाहर निकल। रणवीर की आवाज़ इतनी तेज और बुलंद थी जिससे वहाँ का माहौल पूरी तरह से गूंज उठा। तभी सीढ़ियों से एक आदमी एक सीढ़ियाँ उतरते हुए रणवीर को घूरते हुए बोला, रणवीर, ये क्या तरीका है मेरे ही घर में आकर ऐसे बदतमीजी करने का? और तुम बिना परमिशन के मेरे विला में कैसे घुस गए? आखिर तुम होते कौन हो इस तरीके से मेरे विला में आने वाले? रणवीर ने बिना उसकी तरफ देखे ही बड़े एटीट्यूड से जवाब दिया, तेरा बाप। जवाब मिल गया ना? अब चुपचाप मेरे सभी सवालों का जवाब सरापत से दे, वरना यहाँ तेरी आवाज़ नहीं मेरी गोलियों की आवाज़ सुनाई देगी, समझा? कहकर रणवीर ने जलती हुई नजरों से सामने खड़े खन्ना की तरफ देखा। खन्ना गुस्से में आग बबूला होकर रणवीर के सामने आया और उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर मेरे मुंह से सच नहीं निकल सकते। खन्ना की बात सुनकर रणवीर के फेस पर अजीब से मगर डरा देने वाली स्माइल आ गई। उसने खन्ना को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है खन्ना कि मैं तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं उगला सकता? तो खन्ना ने भी उसे एटीट्यूड से जवाब दिया, कोशिश करके देख लो रणवीर, इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं मैं। अच्छों को। इससे पहले कि खन्ना आगे कुछ और कहता, रणवीर की गन से एक फायर हुआ और गोली सीधा खन्ना के घुटनों के पार लगी, जिससे खन्ना दर्द से बिलक बिलक कर वहीं फर्श पर गिर गया। उसके घुटनों से खून किसी पानी की तरह बह रहा था और वो हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से रणवीर को देख रहा था। रणवीर अब थोड़ा सा आगे झुका और अपने घुटने पर अपनी बाहें टिकाते हुए बोला, खन्ना, अभी भी भरोसा हुआ कि नहीं? कि तुम्हें और भरोसा दिलाऊं कि अगर तुमने अपना मुंह मेरे सामने मेरे सवालों का जवाब देने के लिए नहीं खोला तो तुम्हारी हालत इससे भी बुरी कर दूंगा। खन्ना से दर्द की वजह से बोला भी नहीं जा रहा था, पर वो फिर भी गुस्से से रणवीर पर चिल्लाते हुए बोला, ये तुम सही नहीं कर रहे हो रणवीर, तुम जानते हो ना इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। खन्ना की बात सुनकर रणवीर का एक ठहाका लगाकर हंस पड़ा और उसने एकदम से अपनी हंसी को रोककर खन्ना को अपनी खतरनाक नजरों से घूरते हुए कहा, अगर रणवीर रॉय कपूर अंजाम की परवाह करता तो आज वो इस मुकाम पर ना होता जहां पहुंचने के लिए लोग जमीन आसमान एक कर देते हैं। तो दोस्तों, आखिर क्यों रणवीर इस खन्ना के पीछे पड़ा है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि कैसे रणवीर उसे अपने सामने झुकाता है। आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। खन्ना ने अब दर्द की वजह से बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो गुस्से से रणवीर को घूर रहा था। रणवीर ने अजीब सी खतरनाक स्माइल के साथ कहा, खन्ना, मुझे लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। चल ठीक है, अगर तूने डिसाइड कर ही लिया है कि तू मुझे कुछ नहीं बताने वाला, तो फिर तू जिंदा रहकर करेगा क्या? मरने के लिए तैयार हो जा। रणवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और खन्ना के पास आकर उसके बालों को कसकर पकड़कर खींचा और उसके मुंह में उसे गन को नली को घुसते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बाय खन्ना। कहकर रणवीर ने जैसे ही ट्रिगर दबाया, खन्ना की आंखों में एक खोप उतर आया। वो जल्दी से अपना सरनामे हिलाने लगा। रणवीर जो फायर करने ही वाला था, तभी उसने खन्ना के मुंह से गन निकाल ली और कहा, क्या हुआ खन्ना? कुछ कहने वाले थे, शायद कोई आखिरी विश, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी विश या आखिरी विश पूरी नहीं करने वाला। खन्ना ने इस बार उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखो रणवीर, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर प्लीज मुझे मारो मत। खन्ना ने अपनी बात मानते देखकर रणवीर की फेस पर विनिंग सी स्माइल आ गई। उसने एक बार फिर से अपनी गन को देखते हुए कहा, चलो तो फिर शुरू हो जाओ। खन्ना ने धीरे धीरे करके रणवीर को वह सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जिस इन्फॉर्मेशन लेने के लिए खन्ना के घर आया था। थोड़ी ही देर में वो चुप हो गया। रणवीर ने एक विनिंग स्माइल के साथ कहा, मेरे ख्याल से खन्ना तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। कहकर रणवीर ने खन्ना के फोरहेड पर गन पॉइंट कर दी, जिसे देखकर खन्ना हैरानी और डर से एकदम से शॉक रह गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया था। तभी रणवीर ने एक साथ सारी बुलेट उसके भेजे में उतार दी और वापस अपनी गन को अपनी कमर पर लगाकर पर्स पर पड़े हुए खन्ना की डेड बॉडी को देखते हुए कहा, मुझे धमकी देने की जो गलती तुमने की है, सो नाउ एंजॉय इन हिल। कहकर रणवीर ने अपने कदम मैन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। चंडीगढ़ में माहिर किसी काम से मार्केट की तरफ आया हुआ था। दरअसल प्रीत को कोई काम था जिस वजह से वो उसे अपने साथ मार्केट लेकर आया था। प्रीत अपना कुछ सामान लेने के लिए एक दुकान में गई हुई थी और माहिर गाड़ी में बैठा हुआ प्रीत के लौटने का वेट कर रहा था, साथ ही साथ में फोन की स्क्रीन भी स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसकी नज़र सोशल मीडिया पर शो हो रहे हीर की एक पिक पर गई, जिसे देखकर माहिर की पकड़ अपने फ़ोन पर कस गई। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, व्हाट द हेल, तुम इटली में क्या कर रही हो? उसने हीर का नंबर डायल किया और फ़ोन अपने कान पर लगा लिया। कुछ ही रिंग के बाद ही सामने से हीर ने फ़ोन पिक कर लिया और पिक करते ही बोली, हेलो भाई, क्या हुआ? मेरी याद आ रही है क्या? माहिर ने हीर की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, वो सब बात छोड़ो, तुम इटली में क्या कर रही हो? हीर जो अपने रूम में ही थी, वो बेड पर पेट के बल लेटे हुए बोली, मैं यहाँ आरव से मिलने आई हूँ।
माहिर ने इरिटेट होते हुए कहा, हीर तुम्हारा दिमाग खराब है, आरव वहाँ पर वेकेशन के लिए नहीं गया है, वो वहाँ पर एक मिशन के लिए गया है और तुम जानती हो ना तुम्हारे लिए वहाँ कितना खतरा है। हीर ने वापस बैठकर कुशन को अपनी गोद में रखा और कहा, तो मैं यहाँ पर आरव के मिशन में उसका साथ ही देने आई हूँ। माहिर ने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या डैड ने तुम्हें वहाँ जाने की परमिशन दे दी? जिस पर हीर ने कहा, हाँ मैं डैड से ही यहाँ पूछकर आई हूँ, चिंता मत कीजिए। इससे पहले कि माहिर हीर से कुछ और पूछता, हीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। माहिर ने हैरानी से अपने फ़ोन की तरफ देखा और स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारते हुए कहा, इस हीर को हमेशा की अपनी जिद पूरी करनी होती है, डैड से भी ज़रूर जिद की होगी वहाँ जाने की। तब तक इसकी साइड का डोर ओपन कर प्रीत अंदर बैठते हुए कहा, जल्दी घर चलो, मम्मी का फ़ोन आ गया था। पर माहिर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सामने की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। कोई जवाब नहीं मिला तो अपनी सीट बेल्ट लगाकर उसने माहिर की तरफ देखा। माहिर को सोच में गुम देखकर प्रीत ने उसकी बाहों को हिलाते हुए पूछा, माहिर क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। प्रीत के ऐसे बाह हिलाने से माहिर अपने सेंस में आया और वो प्रीत की तरफ देखते हुए बोला, हाँ क्या कह रही थी तुम प्रीत? प्रीत ने कहा, मैं कह रही थी मम्मी का फ़ोन आया है, हमें जल्दी घर जाना होगा। पर तुम किस सोच में गुम हो? माहिर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, कहीं भी नहीं। माहिर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसे कहीं ना कहीं हीर की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि इटली में कितना खतरा है। माहिर भले ही हीर के सामने जताता नहीं था, पर वो अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी था। उसने सोच लिया था कि वो इस बारे में आरव से बात करेगा, क्योंकि हीर कई बार बिना कुछ सोचे समझे किसी भी तरह के खतरे में पड़ जाया करती है। इटली। माहिर का फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद हीर अपने रूम में बाहर चली गई। वो आरव के रूम में गई और पर आरव उसे अपने रूम में कहीं नजर नहीं आया। हीर ने सब जगह चेक कर लिया, पर उसे आरव कहीं नजर नहीं आया। उसने खुद से ही कहा, ये कहाँ चला गया और मुझे कुछ बताया भी नहीं। सोचकर हीर सीढ़ियों से नीचे उतरी। वो अभी ग्रैनी के रूम में जा ही रही थी, तभी उसकी नज़र अबीर पर गई, जो बाहर की तरफ ही जा रहा था। हीर ने उसे आवाज़ दी, पर अबीर ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, तो हीर भी उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। बाहर ही आरव अपनी गाड़ी में बैठा हुआ अबीर के आने का वेट कर रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। अबीर ने भी जाकर उस कार की फ्रंट सीट की साइड का डोर ओपन किया और अंदर बैठकर डोर को बंद कर दिया। इससे पहले कि हीर आरव को रोकती, आरव की गाड़ी वहाँ से बाहर निकल गई। हीर सोच रही थी कि आरव उसे ऐसे बिना बताए कहाँ गया है, पर उसे थोड़ा डाउट भी है कि कहानी आरव उसे बिना बताए अपने मिशन को पूरा तो नहीं कर रहा है। कहीं वह माहिर की तरह ये तो नहीं सोचता है कि मुझे सब में नहीं पड़ना चाहिए। हीर ने आसपास देखा तो वहीं थोड़ी दूरी पर एक दूसरी गाड़ी के पास एक ड्राइवर खड़ा हुआ था। हीर जल्दी से ड्राइवर के पास आई और उसे गाड़ी को चाबी लेने के साथ लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, इस गाड़ी की चाबी दो मुझे। उस ड्राइवर ने पहले हीर को देखा, उससे कहा, नहीं मैम, हम आपको इस गाड़ी की चाबी नहीं दे सकते। दरअसल आरव ने ही उस ड्राइवर को मना किया था कि हीर को कोई भी गाड़ी ना दे, क्योंकि हीर सिर्फ इस मेंशन में ही सेफ थी और मेंशन के बाहर कई तरह के खतरे थे जिसमें हीर को नुकसान हो सकता था। हीर को समझती देरी नहीं लगी कि ये ड्राइवर आरव के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसीलिए उसने एक बार थोड़ी सख्ती से कहा, चुपचाप से गाड़ी की चाबी छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। ड्राइवर अच्छे से जानता था कि हीर कौन है, इसीलिए वो हीर की बात भी नहीं टाल सकता था, लेकिन वो भी मजबूर था, क्योंकि अगर वो गाड़ी की चाबी हीर को दे देता तो आरव का गुस्सा उसे बर्दाश्त करना पड़ता। इसीलिए उसने रिक्वेस्ट भरी टोन में कहा, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए मैम, मुझे यंग मास्टर ने सख्ती से कहा है कि मैं आपको किसी भी गाड़ी की चाबी ना दूं। हीर ने फिर ड्राइवर से कहा, तुम चिंता मत करो, आरव तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे और इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। अब तो ठीक है ना, अब तो चाबियां दो। ड्राइवर ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर चाबी हीर के हाथ में रखकर वहां से चला गया। हीर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गई। कुछ ही दूरी पर उसने आरव की गाड़ी खड़ी हुई नजर आई। दरअसल अभी तक उसकी गाड़ी इस मेंशन की प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकली थी। हीर ने भी अपनी गाड़ी आरव की गाड़ी से थोड़ी दूरी पर रोक ली। आरव की गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने कुछ बात कर रहा था। देखने में वो आदमी इटालियन लग रहा था, लेकिन उसकी डीली डोली काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट थी। आरव और अबीर दोनों ही काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उस आदमी से बात कर रहे थे। कुछ ही देर बाद वो आदमी वहां से आगे बढ़ गया। आरव और अबीर दोनों वापस अपनी जगह आकर बैठ गए और एक बार फिर से आप वहां गाड़ी आगे बढ़ा दी। हीर ने भी अपनी गाड़ी आरव की गाड़ी के पीछे लगा दी। हीर काफ़ी देर से आरव की गाड़ी का पीछा कर रही थी और इस तरह से उसकी गाड़ी का एक सुनसान रोड पर आ गई। हीर को भी ड्राइव करते हुए काफ़ी वक्त बीत चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरव कहाँ जा रहा है। वैसे तो हीर अगर चाहती तो आरव को रोकने के लिए कह सकती थी, पर वो जानती थी कि आरव रुक तो जाएगा, पर उसे वापस मेंशन जरूर भेज देगा। कुछ देर में आरव की गाड़ी जंगल के अंदर घुस गई। इस वक्त शाम से रात हो चुकी थी और अंधेरा चारों तरफ पसरा हुआ था। वह हल्के से ही रोशनी थी। तभी जंगलों के बीच एक मैदानी इलाके में आरव की गाड़ी रुकी। आरव की गाड़ी को रुकता देखकर हीर ने जल्दी से अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई और गाड़ी की हेडलाइट ऑफ कर दी। वो नहीं चाहती थी कि आरव को पता चले कि हीर काफी देर से उसका पीछा कर रही है। उसने भी अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए और आरव की गाड़ी के पीछे छुप कर खड़ी होकर वो सामने की तरफ देखने रही थी। सामने ही कुछ लोग खड़े हुए आरव को देखकर उसे एक साथ ग्रीट किए। तभी उसकी नज़र पर्स पर घुटनों के बल बैठे हुए कुछ लोगों पर गई, जिन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें बंदी बनाया गया है। आरव ने अबीर की तरफ देखा तो अबीर ने धीरे धीरे कुछ कहा और आरव के हाथ में गन पकड़ा दी। अब एक गन आरव के हाथ में और एक अबीर के हाथ में थी। हीर जो आरव की गाड़ी के पीछे छुपी हुई थी, आरव की गाड़ी काफ़ी दूरी पर थी, इसीलिए उसे कुछ साफ समझ नहीं आया था।
वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। वहीं आरव, जिसने अभी गन का ट्रिगर दबाया ही था कि तभी उसे कुछ आवाज़ आई। इसी के साथ वहाँ मौजूद सभी लोगों ने पलटकर उस आवाज़ की तरफ देखा। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, जिस वजह से वो लोग कुछ देख नहीं पा रहे थे। आरव ने अपने एक आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ और जाकर चेक करो कौन है। वो आदमी जल्दी से वहाँ से आगे बढ़ गया। अबीर ने कहा, कहीं कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। आरव ने कहा, अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो जरूर अपनी जान से जाएगा। तभी हीर की आवाज़ उसके कानों में आई, क्या वाकई में तुम मेरी जान ले लोगे आरव? हीर की आवाज़ सुनते ही आरव ने चौंक कर हीर की तरफ देखा। हीर उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसे घूरते हुए बोली, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम मुझसे ही बातें छुपा रहे हो। आरव ने अबीर की तरफ देखा तो अबीर ने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, मुझे क्या पता था कि हीर तुम्हारा पीछा कर रही है। आरव ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, चुपचाप मेंशन से बाहर आना। जरूर तुमने ही इसे कुछ बताया होगा। अबीर कुछ बोलता कि उससे पहले ही हीर बोल पड़ी, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, बस मैंने उसे बाहर जाते हुए देख लिया था। तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्राइवर को ये कहने की कि वो मुझे गाड़ी की चाबी ना दे? आरव के पास अब कहने के लिए कुछ भी ना था। उसने हीर को समझाते हुए कहा, हीर, मैं नहीं चाहता कि तुम इस सब बातों में पड़ो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी खतरे में आ जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें सबसे दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हुए आरव ने हीर की दोनों बाहों को पकड़ा तो हीर ने भी गुस्से से अपनी बाहों को आरव से पकड़ से छूटते हुए कहा, क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा वीक समझते हो? मैं यहाँ ना सिर्फ तुमसे मिलने आई थी, बल्कि तुम्हारा साथ देने आई थी। तुम्हारी परेशानियाँ मेरी परेशानियाँ हैं आरव, और तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ देते? तुम मेरा साथ नहीं देते? आरव ने हीर को समझाते हुए कहा। पर हीर, तुम पहले मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। इससे पहले कि आरव कुछ कहता, हीर ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं आरव, पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारी हीर इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। कहकर हीर ने आरव के हाथ से गन ली और आरव की आंखों में देखते हुए एक एक कर उन सभी आदमियों पर फायर कर दिया। इसी के साथ उन आदमियों की डेड बॉडी फर्श पर गिर गई। आरव ने हैरानी से हीर की तरफ देखा और फिर उन आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मतलब मेरा गुस्सा इन सब इस तरह से निकाल ली है तुमने? हीर ने आरव के हाथ से गन रखते हुए कहा, क्योंकि क्या है ना आरव कि मैं ये फायर तुम पर नहीं कर सकती, वरना हरकत तो तुमने भी ऐसी ही की थी। तुम्हारी जान भी ले लेनी चाहिए थी मुझे, मन कर रहा है। कहकर हीर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। हीर ने आरव के हाथ पर गन रखते हुए कहा, क्यों क्यों किया? हीर को वहां से जाता देखकर आरव ने अबीर से कहा, तुम यहाँ सब संभाल लेना, मुझे अभी फिलहाल उसके पीछे जाना है। अबीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया। आरव हीर के पीछे पीछे चला गया। जब तक आरव हीर की गाड़ी के पास पहुंचा, हीर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। आरव ने उसे रोकने के लिए आवाज भी दी, पर हीर ने उसकी आवाज को इग्नोर किया। आरव ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब जब तक ये मुझे 10 बातें नहीं सुनाएगी, मानेगी नहीं, पर मानना तो होगा यार। आरव भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर हीर की गाड़ी का पीछा करने लगा। हीर काफ़ी ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर रही थी। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी उसे बहुत गुस्सा आता था वो तो ऐसे ही गाड़ी का फास्ट ड्राइव ही करती थी। इसीलिए आरव को भी उस गाड़ी का पीछा करने के लिए अपनी गाड़ी की फास्ट ड्राइव करना पड़ रहा था। उन दोनों की ही गाड़ियां हाईवे पर फुल स्पीड से दौड़ ही जा रही थी। आरव ने अपने फ़ोन में कई बार हीर को कॉल किया, पर हीर ने बार बार उसकी कॉल को इग्नोर कर दिया। आरव को हीर की चिंता हो रही थी कि कहीं उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, और वैसे भी हीर यहाँ थी तो यहाँ की उसकी जिम्मेदारी थी कि हीर को किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि रणवीर ने हीर को यहाँ पर आरव की जिम्मेदारी पर ही भेजा था। आरव ने गुस्से से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारते हुए कहा, दिस गर्ल इज कम्प्लीटली क्रेजी। कुछ ही देर में आरव ने अपनी गाड़ी की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दी, जिसकी वजह से अब उसकी गाड़ी हीर की गाड़ी के बगल में ही हाईवे पर दौड़ रही थी। आरव ने अपनी साइड वाली विंडो की ग्लास नीचे किया और हीर की गाड़ी की तरफ देखा। हीर ने तिरछी नज़रों से आरव की तरफ देखा और फिर अपनी साइड वाली विंडो ग्लास भी नीचे किया। हीर ने ड्राइव करते हुए हीर को तेज आवाज़ में कहा, हीर गाड़ी रोको। पर हीर ने एक बार फिर से इसे इग्नोर किया और सामने की तरफ देखते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगी। हीर का चेहरा इस समय गुस्से से लाल था। आरव गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उसकी गाड़ी से आगे ले गया और सड़क पर अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया, जिस वजह से हीर को अब झटके से ब्रेक लगानी पड़ी। एक तेज आवाज़ के साथ हीर की गाड़ी रुकी। हीर की गाड़ी और आरव की गाड़ी में मुश्किल से कुछ इंच का ही फासला था। अगर वक्त पर हीर ब्रेक नहीं लगाती तो पक्का उससे टकराकर आरव की गाड़ी को उससे ही हो जाती। लेकिन आरव को पूरा भरोसा था कि हीर वक्त पर ब्रेक जरूर लगाएगी, क्योंकि वो हीर की ड्राइविंग स्किल को बहुत अच्छे से जानता था। हीर की गाड़ी रुकते ही आरव गाड़ी से बाहर आया और हीर की साइड का डोर ओपन करने की कोशिश करने लगा, पर हीर ने गाड़ी का डोर लॉक किया हुआ था और उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। आरव ने फिर से कहा, मैंने कहा गाड़ी का डोर ओपन करो। हीर ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, तुम मेरी गाड़ी का पीछा क्यों कर रही थी आरव? मुझे तुमसे फिलहाल कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। आरव ने हीर से फिर कहा, हीर, मैंने कहा बाहर आओ, वरना मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में रणवीर अंकल को इन्फॉर्म करना होगा। हीर जानती थी कि आरव ऐसा जरूर करेगा, और अगर उसने उसके डैड को बता दिया तो पक्का उसके डैड उसे जल्दी ही इटली से वापस बुला लेंगे। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे गाड़ी से बाहर आना पड़ा। आरव ने हीर की गाड़ी को सटाते हुए कहा, ये क्या बेवकूफ़ी थी हीर, क्या इसीलिए तुम यहाँ आई थी? हीर ने अपने दोनों हाथ बांधे और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, आई तो मैं तुम्हारे साथ देने के लिए थी आरव, पर शायद तुम मुझे इस लायक नहीं समझते हो।
आरव ने उसे कंधे को पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, देखो हीर, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता, बस इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम नहीं जानती हो यहाँ लोग कितने ज़्यादा खतरनाक हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें किसी तरह का नुकसान हो। और वैसे भी तुम्हें सेफ रखना मेरी जिम्मेदारी है। हीर ने आरव के दोनों हाथों को अपने कंधों से हटाकर आरव की तरफ देखा और कहा, हम दोनों ही एक दूसरे की जिम्मेदारी है आरव। तुम मुझे वीक क्यों समझते हो? जैसे तुम चाहते हो कि तुम मुझे सेफ रखोगे, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी ना होने दूँ। और प्यार करने का मतलब तो यही होता है ना, एक दूसरे का हर जगह हर तरह से साथ देना। और तुम भी मुझे जानते हो कि मैं इन सब के लिए केपेबल हूँ। और तुम्हारी और मेरी ट्रेनिंग एक साथ हुई है, तो क्या तुम्हें शक है इस बात पर? आरव ने अब हार मानते हुए अपने दोनों हाथ खड़े किए और कहा, ओके बाबा, सॉरी, आइंदा से मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, पर तुम इस तरह से नाराज मत हो। कहकर आरव ने अपने दोनों गालों को पिंच करते हुए कहा, अब तो सॉरी बोल दिया ना मेरी एंग्री वर्ड, अब तो स्माइल करो। आरव की हरकत से हीर की फेस पर स्माइल आ गई। उसने आरव के सीने से लगते हुए कहा, तुम जानते हो आरव, जब से तुम यहाँ आए थे मैं एक पल भी चैन से नहीं रह पाई। और तुम ही बताओ मैं कैसे चैन से रहती जब मैं जानती थी तुम यहाँ कितने बड़े खतरे में हो। इसीलिए मैंने डैड से जिद की और मैं भी तुम्हारे पास ही आ गई। हीर ने अपना चेहरा उठाकर आरव की तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे बताओ कौन थे वो लोग जिन्हें तुमने मारा? आरव ने हीर के बाल बिगाड़ते हुए कहा, मैंने नहीं, तुमने मुझे उन्हें मारने का मौका दिया ही नहीं। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस प्यारी सी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लग रही है आपको हीर और आरव की बॉन्डिंग। आई होप पसंद आ रही होगी। और हो सके तो हमें ये बताना कि आपको कौन सी जोड़ी इसमें बेस्ट लगती है, हीर या आरव की, माहिर या प्रीत की, आयुष या अबिका की। तीनों जोड़ियों में से बेस्ट जोड़ी कौन सी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहानी कैसी लगी ये भी लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। हीर ने आरव से थोड़ा दूर होते हुए कहा, अब बातें मत बनाओ और जल्दी बताओ कि कौन थे वो लोग। आरव ने इस बार थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, मेरे डैड के कजन ब्रदर के आदमी थे वो लोग और मेरी जासूसी कर रहे थे, इसीलिए मुझे उन्हें ख़त्म करना ही था। तो हीर ने थोड़ी हैरानी से कहा, तुम्हारे डैड के कजन ब्रदर, तो क्या वही तुम्हारे दुश्मन है आरव? आरव ने कहा, चलो गाड़ी में बैठो, अंदर बैठकर बातें करते हैं, यहाँ बातें करना सेफ नहीं है। हीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और जाकर आरव की गाड़ी में बैठ गई। आरव ने अपनी गाड़ी ड्राइवर की और थोड़ी दूरी पर जाकर एक साइड गाड़ी को रोक दिया और कुछ देर तक आरव और हीर चुपचाप गाड़ी में ही बैठे रहे। दोनों ही अपनी अपनी सोच में गुम थे। तभी आरव ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, इन लोगों की वजह से ही मेरी मॉम मुझे लेकर इंडिया चली गई थी, क्योंकि इन लोगों ने कई बार हम लोगों पर हमले भी करवाए थे और आज भी ये इसी कोशिश में थे कि किसी तरह से मेरी जान ले सके और माफिया किंग की कुर्सी इन लोगों को ही मिल जाए। अभी तक तो रणवीर अंकल ने सब कुछ संभाला था, इसीलिए लोगों की हिम्मत नहीं हुई, उनके सारे मंसूबे फेल हुए। लेकिन अब मेरे डैड की इस पोजीशन को मुझे ही संभालना है, तो उनके छुपे हुए दुश्मनों को भी मुझे ही ख़त्म करना है। क्योंकि फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, क्योंकि मेरे डैड पर जानलेवा हमला करवाने वाले भी वही लोग थे, उन्हीं की वजह से मेरे डैड मुझसे दूर हुए थे, तो भला मैं उन लोगों को कैसे माफ़ कर सकता हूँ? कहते हुए आरव की पकड़ अपनी स्टीयरिंग पर कस गई। हीर आरव के दिल के इमोशन को अच्छे से समझ पा रही थी, क्योंकि बचपन से उसने कई बार आरव को अपनी दादा के लिए उदास होते हुए देखा था। उसने आरव के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, और ऐसे जरूर होगा आरव, और मैं तुम्हारा इसमें साथ दूंगी, आने वाले हर खतरे से हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। आरव ने हीर की तरफ देखा, स्माइल करके अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर हीर ने आरव को कसकर अपने गले से लगाते हुए कहा, अब आइंदा से मुझसे कुछ छुपाना मत, वरना तुम्हारा गला दबा दूंगी। तुम जानते हो ना मैं कैसी हूँ। आरव ने हीर को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जानता हूँ तुम कैसी हो, कभी कभी तो मुझे तुमसे डर लगता है हीर। तो हीर ने अपना चेहरा आरव के सामने लाते हुए कहा, और डर भी लगना भी चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम में तुम्हारी बीबी बन जाऊंगी मैं, और मुझसे डर कर रहोगे तो खुश रहोगे। आरव ने अपने एक हाथ से हीर की चबी चिक्स को हल्का सा प्रेस किया और कहा, अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकती हो हीर? कहकर आरव ने हीर के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पीछे की तरह धकेलते हुए उसे गाड़ी के डोर से सटा दिया। हीर आरव की अचानक की गई इस हरकत से एकदम चौंक गई और वो अपनी आंखें बड़ी करके आरव को देखने लगी। आरव उसे किस करते हुए बाइट कर रहा था। हीर अब गुस्से में आरव को उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर आरव हीर पर पूरी तरह से हावी था। उसने हीर को किस करते हुए ही गाड़ी की सीट को एडजस्ट कर दिया, जिससे हीर सीट पर पूरी तरह से लेट गई। कुछ देर कोशिश करने के बाद हीर ने भी अब आरव को दूर करने की कोशिश बंद कर दी और इस किस में उसका साथ देने लगी। एक लॉन्ग किस के बाद आरव हीर से दूर हुआ और लंबी लंबी सांसें लेते हुए हीर की आंखों में देखने लगा। हीर का चेहरा भी पूरी तरह से लाल हो गया था। फिर आरव ने एक शरारती स्माइल के साथ कहा, अब बताओ, मुझे खुद से दूर तो कर नहीं पाई और चली थी मुझे डराने। कहकर आरव ने एक चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ उसे देखा तो हीर ने आरव की कॉलर को पकड़कर एक बार फिर से खुद के करीब किया और कहा, तुम मुझे किस कर पाए क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसी परमिशन दी हुई है, वरना किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे इस तरह से
हीर इसके आगे कुछ कहती आरव ने हीर के गालों को फिर से कसकर पकड़ा और एक जुनूनी आशिकी की तरह उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और किसी की हिम्मत भी नहीं होगी क्योंकि तुम सिर्फ मैं ही टच कर सकता हूँ और कोई नहीं। हीर ने हंसते हुए आरव के कंधों पर टेप करते हुए कहा, आरव अब बस भी करो ना मेरी आशिकी, अब घर चलना है या पूरा टाइम यही रहना है? वैसे भी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। आरव वापस अपनी सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, चलो सीट बेल्ट लगाओ अपनी। हीर ने सीट बेल्ट लगाते ही आरव ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गई। वहीं कुछ ही दूरी पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी काफ़ी देर से वही खड़ी आरव की गाड़ी पर नज़र रखी हुई थी। आरव की गाड़ी के वहां से निकलते ही उसके अंदर बैठे हुए एक आदमी ने किसी को कॉल किया और कुछ देर बात करने के बाद उसके फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर सामने की तरफ देखते हुए ही कहा, हमारे कुछ आदमियों को ख़त्म करने से तुम क्या समझते हो कि हमें कमज़ोर कर दोगे आरव राठौड़? भूलो मत, तुम सिर्फ उन्हीं दुश्मनों को जानते हो जो तुम्हारे सामने हैं, उन्हें नहीं जो इस वक्त तुमसे छुपे हुए हैं। कहते हुए उस शख्स के फेस पर एक कुटिल स्माइल आ गई। इंदौर रूही प्रियांशी के साथ वेदांत के घर प्रिया से मिलने के लिए आई हुई थी। इस वक्त हॉल में प्रिया और रूही दोनों ही बैठकर बातें कर रहे थे और वेदांत अपनी माँ के बगल में ही बैठा हुआ बुरी तरह से प्रियांशी को घूर रहा था। वहीं प्रियांशी भी उसे घूरने का कोई चांस छोड़ नहीं रही थी। तो दोस्तों, क्या चाहते हो, अब प्रियांशी और वेदांत की लव स्टोरी भी स्टार्ट कर दूं? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि थोड़ी बहुत बीच बीच में बच्चों की लव स्टोरी भी चलती रहेगी तो आगे इन दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आ रहा है तो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट से पार्ट 1 से इस स्टोरी को सुन सकते हैं। मैंने सभी स्टोरी को प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है। आप मेरी प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और माही और रणवीर की लव स्टोरी का सीजन 1 और सीजन 2 वहां पर आपको मिल जाएंगे। उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 से देख सकते हैं। इंदौर में रूही रियांशी के साथ वेदांत के घर पर प्रिया से मिलने के लिए आई थी। इस वक्त हॉल में प्रिया और रूही दोनों ही बातें कर रहे थे। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आंखों ही आंखों में उन दोनों की कोई जंग छिड़ी हुई है। अगर इस वक्त दोनों की माँ वहाँ मौजूद नहीं होती तो पक्का वो दोनों एक दूसरे को पीठ ही दे दे। तभी प्रिया ने वेदांत से कहा, वेदांत तुम लोग यहाँ बैठकर बोर हो रहे होंगे, एक काम करो रियांशी को अपने साथ ले जाओ, वैसे भी हम लोगों की बातों में तुम्हारा क्या काम। वेदांत ने एक नज़र अपनी माँ की तरह देखा और फिर रियांशी को घूरते हुए कहा, क्यों, ये क्या कोई छोटी बच्ची है जो मैं इसे घुमाने ले जाऊँ? जहाँ जाना होगा खुद चली जाएगी, मैं किसी को नहीं ले जाने वाला। कहकर वेदांत सोफे से खड़ा हुआ और जैसे ही वहां से जाने लगा प्रिया ने उसे डांटते हुए कहा, वेदांत ये क्या तरीका है बेटा? और दूसरी बात, जब मैंने कहा कि रियांशी को अपने साथ ले जाओ तो मतलब ले जाओ, वरना तुम्हें यहीं पर धोऊंगी मैं। प्रिया की बात सुनकर रियांशी को हंसी आ गई, जैसे वेदांत और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसने एक नज़र अपनी माँ को देखा, जैसे कह रहा हो, इसके सामने मुझे डांटना जरूरी था क्या? तभी प्रिया ने भी उसे आंखों से बोन करते हुए कहा, जो कहा है वो करो, चलो जाओ। रूही ने प्रिया को थोड़ा सा डांटते हुए कहा, क्या तुम हर वक्त बच्चे को ऐसे बात करती रहती हो प्रिया? और वैसे भी रियांशी इसे हर वक्त परेशान करती है, इसीलिए अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। तो प्रिया ने भी रियांशी का साथ देते हुए कहा, ऐसा मत कहो, तुम वेदांत को मुझसे बेहतर नहीं जान सकती हो। वेदांत ने भी अब वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि वो जानता था अगर वो कुछ देर यहाँ बैठा रहा तो उसकी माँ ना जाने कहाँ से खोज कर उसकी शरारतों को सुनाएगी, और वहां से निकल गया। रियांशी की नज़र बार बार वेदांत पर टिकी हुई थी। वो भी चुपचाप खड़ी हुई और वेदांत के पीछे पीछे ही चली गई। वेदांत अभी अपने रूम में जा ही रहा था कि तभी रियांशी ने उसे पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, मेरी बात सुनो। रियांशी की आवाज़ सुनकर वेदांत ने बढ़ते कदम रुक गए और उसने कसकर अपनी आंखें बंद की। लोमड़ी की तरह पीछे आना जरूरी है क्या? वही नीचे नहीं बैठी रह सकती थी तुम? तब तक रियांशी वेदांत के सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ, वहां से आ क्यों गए? वेदांत ने भी अपने हाथ बांधे हुए कहा, तुम्हें इससे मतलब अपने काम से काम रखो ना, जाओ, मेरे पीछे पीछे क्यों आई हो? रियांशी ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे बड़ा मजा आता है ना, तुम्हें परेशान करके, इसीलिए। फिर वो वेदांत के रूम का डोर ओपन कर अंदर चली गई। अब वेदांत ने उसे अपने रूम में जाते हुए देखा तो उसने पीछे जाते हुए कहा, चुपचाप मेरे रूम से बाहर निकल जाओ, यहाँ पर तुम्हारा आना अलाउड नहीं है। रियांशी जाकर सीधा सोफे पर कूद कर बैठ गई और कहा, तुम होते कौन हो मुझे अलाउ करने वाला? ये मेरे अंकल का घर भी है, तो मैं जब मर्जी आए यहाँ आ सकती हूँ और इस घर के किसी भी रूम में जा सकती हूँ, समझे? वेदांत उसके सामने जाकर खड़ा हुआ और कहा, तुम शायद भूल रही हो कि ये घर मेरे डैड का भी है, तो अब उस हिसाब से ये मेरा भी घर है, तो जाहिर सी बात है कि मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे रूम में कौन आ सकता है कौन नहीं, और मेरे रूम में पूरी दुनिया आ सकती है पर तुम नहीं, समझी? कहकर वेदांत ने
उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर सोफे से उठाने लगा, पर रियांश ने उसे वार्न करते हुए कहा, मैं कह रही हूँ वेदांश, रुक जाओ वरना बहुत पछताओगे। वेदांश जो उसे खींच रहा था उसने रियांशी के हाथ को छोड़ दिया और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों, ऐसा क्या करोगी कि मैं पछताऊंगा? तो रियांशी ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, जो मैं हमेशा करती हूँ, तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड से पिटवाती हूँ। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी भी ये करूँ? देखो, ये फालतू की बातें ना मेरे सामने मत करो। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा वो वीडियो गेम खेलने आई हूँ, बाकी मुझे तुम्हारे रूम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहकर रियांशी ने सामने रखे हुए रिमोट कंट्रोल को उठाया और सामने की एक बड़ी सी स्क्रीन को ऑन कर दिया। वेदांश ने उसके हाथ से रिमोट खींचा और उस स्क्रीन को ऑफ करते हुए कहा, मुझे बिना पूछे मेरी किसी भी चीज़ को तुम यूज नहीं कर सकती हो, इसलिए चुपचाप यहाँ से उठो और निकलो बाहर। रियांशी अब सोफे से खड़ी हुई और वेदांश के हाथ से रिमोट लेने की कोशिश करते हुए बोली, तुम क्या भूल रहे हो, नीचे तुम्हारी मोम बैठी हुई है और अगर मैंने तुम्हारी शिकायत उनसे की तो वो तुम्हें अच्छे से समझा देगी कि तुम मेरे साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। वेदांश की हाइट रियांशी से काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि दोनों की एज में ज़्यादा फर्क नहीं था, सिर्फ साल भर का ही फर्क था, लेकिन वेदांश की पर्सनालिटी बिल्कुल अपने डैड पर गई हुई थी। इस वजह से वो अपनी एज से थोड़ा बड़ा ही दिखता था। उसने अपना रिमोट वाला हाथ ऊपर करते हुए कहा, पहले इस रिमोट को मेरे हाथ से लेकर तो दिखाओ, फिर वीडियो गेम खेलना। रियांशी चिढ़कर उसके रिमोट को खींचने की कोशिश कर रही थी। वेदांश, मैं कह रही हूँ, रिमोट मुझे दे दो, तुम हमेशा मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते। वेदांश रिमोट को लेकर वहाँ से भागते हुए बोला, ठीक है, अगर तुमने रिमोट मेरे हाथ से ले लिया तो फिर तुम्हें जितना देर मेरे रूम में रहना है रह लेना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अब रियांशी के लिए भला इससे बड़ी मौका क्या होता। उसने भी सोचा, इससे बढ़िया और मौका मुझे क्या मिलेगा वेदांश के रूम में कबाड़ा करने का। इसलिए वो वेदांश के पीछे उसके हाथ से रिमोट लेने के लिए भागने लगी। वेदांश बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला था, लेकिन रियांशी थोड़ी सी चबी थी, इसलिए वो थोड़ा सा भागने में ही थक गई थी। वो बेड पर बैठ गई और हाँफते हुए बोली, वेदांश, कोई तुम्हारे घर में आता है तो क्या तुम उसके साथ ऐसा बिहेव करते हो? दे दो ना यार रिमोट। अच्छा, हम दोनों मिलकर गेम खेलते हैं। वेदांश ने रिमोट को हवा में लहराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ वीडियो गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो रियांशी ने भी एटीट्यूड से कहा, मैं तो जैसे मरी जा रही हूँ ना। कहकर वो एक बार फिर से रिमोट लेने के लिए भागी। वेदांश रिमोट को लेकर बेड पर चढ़ गया तो रियांशी भी उसकी पकड़ने के लिए बेड पर चढ़ गई। वेदांश कुश्ती से बेड से दूसरी तरफ उतर गया तो रियांशी का पैर बेडशीट में अटक गया और बेड से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से रियांशी के मुंह से एक चीख निकल गई। रियांशी की चीख सुनकर वेदांश ने पलटकर उसकी तरफ देखा। रियांशी नीचे घुटना पकड़े हुए बैठी रो रही थी। रियांशी के घुटनों में चोट लगी थी। वेदांश जल्दी से उसके पास आया और रिमोट को बेड पर रखकर उसी रियांशी के घुटनों को देखते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? पागल लड़की, खुद को चोट लगा ली ना। रियांशी, जिसकी आंखें नम हो गई थी, उसने वेदांश की तरफ देखा और गुस्से से कहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है वेदांश। ना तुम इस तरह से भागते और ना ही रिमोट लेने के लिए तुम्हारे पीछे भागती। वेदांश को इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर उसकी मॉम को पता चल गया कि रियांशी को चोट उसकी वजह से लगी है तो पक्का उसकी मोम उसे फुर्सत से धोएगी। इसीलिए उसने रियांशी को चुप कराने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मानता हूँ मेरी गलती है, प्लीज़ तुम रोना बंद करो, चुप हो जाओ। रियांशी ने अपना घुटना देखते हुए कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा है मुझे कितनी चोट है? मुझे दर्द भी हो रहा है, तो रोना तो आएगा ना, देख। वेदांश ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अच्छा मैं अभी तुम्हारी चोट पर दवा लगा देता हूँ, फिर तुम्हें दर्द नहीं होगा, पर प्लीज़ तुम रोना बंद करो। कहकर वेदांश जल्दी से उठा और ड्राइवर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वापस वहीं पर्स पर रियांशी के पास ही बैठ गया। धीरे धीरे रियांशी की चोट पर दवा अप्लाई करने लगा। रियांशी अभी भी सिसक रही थी और अपने घुटनों की चोट को देख रही थी। कुछ देर बाद वेदांश ने उस पर बैंडेज भी लगा दी थी। फिर रियांशी से कहा, अच्छा तुम चॉकलेट खाना पसंद करोगी क्या? तो रियांशी ने उससे पूछा, क्यों, क्या तुम चॉकलेट खाते हो? तुम यहाँ पर चॉकलेट भी रखते हो रूम में? मुझे तो लगा था लड़के चॉकलेट खाना पसंद नहीं करते। तो वेदांश ने उसके सर पर टेप करते हुए कहा, बुद्धू, चॉकलेट नीचे फ्रिज में है। दरअसल मेरी मोम को पसंद है ना खाना, तो हमेशा वो अच्छा खासा स्टॉक रखती है, मैं जल्दी से जाकर लेकर आता हूँ। कहकर वेदांश जैसे ही डोर की तरफ जाने लगा तभी वो वापस रुका और रियांशी की तरफ देखते हुए कहा, पर तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम मेरी माँ से मेरी शिकायत नहीं करोगी। रियांशी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, नहीं करूँगी, अब जल्दी से जाओ और चॉकलेट लेकर आओ। रियांशी की बात सुनकर वेदांश के फेस पर एक तसल्ली भरी स्माइल आ गई और वो रूम से बाहर आ गई। कुछ ही देर बाद रियांशी और वेदांश दोनों ही सोफे पर बैठे हुए वीडियो गेम खेल रहे थे। इस वक्त उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दोनों कुछ देर पहले आपस में बहुत झगड़ा कर रहे थे। चंडीगढ़ आज हल्दी का प्रोग्राम था तो सभी लोगों ने पीले कलर के कपड़े पहने हुए थे। प्रीत ने भी आज येलो कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था और मल्टी कलर का दुपट्टा अपने गले में डाला हुआ था। उसने अपने बालों में परंदा लगाकर चोटी की हुई थी और उसने अपने एक साइड कंधे पर डाला हुआ था एक बड़ा सा चमकीला मांग टीका और कानों में बड़े बड़े झुमके। प्रीत वाकई में इस पंजाबी लुक में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। माहिर ने भी येलो कलर का कुर्ता और वाइट कलर की पजामी पहनी हुई थी। देखने में तो वो भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था।
हल्दी सेरेमनी में आई हुई बाकी की औरतें जसमीत से बार बार माहिर के बारे में ही पूछ रही थी। अपनी बेटी के लिए माहिर एकदम परफेक्ट लग रहा था। वहीं माहिर इन सबसे अनजान एक पैर पर दूसरी पैर चढ़ाई सामने की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा इस वक्त बहुत शांत था, लेकिन उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा गहरी नजर आ रही थी। वो सामने एक लड़के को बुरी तरह से घूर रहा था। एक लड़का जिसकी उम्र करीब 22-23 साल की होगी, इस वक्त प्रीत के आसपास मंडरा रहा था। ये वही लड़का था जिसने जसमीत ने प्रीत के लिए पसंद किया था। प्रीत हालांकि उसे बिल्कुल बाहर नहीं दे रही थी, लेकिन अपनी माँ के डर से वह उसे कुछ कह भी नहीं पा रही थी। माहिर भी फिलहाल प्रीत के रिश्तों और रिश्तेदारों की वजह से उस लड़के को कुछ नहीं कह पाया था, लेकिन उसका मन कर रहा था कि उस लड़के को कोने में ले जाकर अच्छी तरह से कूट दे। प्रीत इस वक्त हैप्पी से बात कर रही थी कि तभी वो लड़का अपने हाथों में जूस का गिलास लिए प्रीत के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, प्रीत देखो, मैं तुम्हारे लिए जूस का गिलास लेकर आया हूँ। धूप बहुत बढ़ रही है ना, इसे पी लो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्रीत ने एक नज़र उस हाथ में पकड़े हुए जूस के गिलास की तरफ देखा और फिर उस लड़के की तरफ। वैसे ही वाकई में धूप बहुत तेज़ थी, क्योंकि हल्दी का प्रोग्राम बाहर गार्डन एरिया में रखा गया था। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से प्रीत को प्यास भी लग रही थी। उसने अपना हाथ जो उसका गिलास लेने के लिए आगे बढ़ाया ही था, तभी उसने खुद के ऊपर किसी की जलती हुई नजरें महसूस हुई। प्रीत ने उस दिशा की तरफ देखा तो थोड़ी ही दूरी पर माहिर चेयर पर बैठे हुए उसे ही देख रहा था। माहिर को इस तरह से अपनी तरफ देख प्रीत ने वापस अपना हाथ खींच लिया और कहा, वो क्या है ना दिलजीत, मुझे इस जूस से एलर्जी है। मैं जब भी ये वाला जूस पीती हूँ मेरी पूरी बॉडी में रेसेस हो जाती हैं। पर एक काम करो, इसे तुम ही पी लो। अब धूप तो तुम्हारे लिए भी है ना, अगर तुम बीमार हो गए तो। हालांकि प्रीत ने तो ये बात अपना पीछा छुड़ाने के लिए कही थी, लेकिन दलजीत को लगा प्रीत उसकी फिक्र कर रही है। इस बात से तो उसका दिल जैसे गार्डन हो गया। उसने जल्दी से एक ही सांस में उस जूस को गिलास को ख़त्म किया और प्रीत से कहा, तुम तो अभी से मेरी इतनी फिक्र कर रही हो, शादी के बाद तो पता नहीं तुम क्या क्या करवाओगी। कहते हुए दिलजीत एकदम से शर्मा गया। अब प्रीत उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। वहीं हैप्पी को तो दिलजीत की हरकत पर हंसी आ रही थी। उसने कहा, एक काम करो, तुम दोनों आपस में टाइम स्पेंड करो, मैं चलती हूँ। कहकर हैप्पी वहाँ से चली गई। तभी हैप्पी की नज़र माहिर पर गई, जो अकेला ही बैठा हुआ था। हैप्पी को यह बहुत अच्छा मौका लगा माहिर के पास नज़दीकियाँ बढ़ाने का, इसीलिए वो भी जाकर उसके बगल में ही खड़ी हो गई और खुश होते हुए बोली, माहिर तुम तो पहली बार हम पंजाबियों का फंक्शन अटेंड कर रहे हो ना, तो कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर? माहिर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान तो इस वक्त प्रीत और दिलजीत पर ही अटका हुआ था। इस पर हैप्पी ने माहिर की बाहें हिलाते हुए कहा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? माहिर ने बिना किसी भाव के पहले हैप्पी की तरफ देखा और फिर अपने हाथ की तरफ। उसने अपना हाथ खींचते हुए कहा, ये क्या हरकत है हैप्पी, और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त मेरे आसपास क्यों मंडराती रहती हो? कहकर वो अपनी चेयर पर खड़ा हुआ और वहाँ से चला गया। दरअसल उसे दलजीत पर गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा हैप्पी पर निकल गया। वहीं हैप्पी हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी और फिर खुद से ही बोली, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था जिसे इतना गुस्सा आ गया हो? तो दोस्तों इसी के साथ इसी कहानी के इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें और कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी स्टोरी कैसी लगती है। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक की स्टोरी पढ़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।